अस्सलाम वालेकुम। क्रिकेट हंगामा में नसीम राजपूत BTV के तमाम नाजरीन से मुखातिब है। हंगामा, ऐसा हंगामा जो हमने शायद पहले कभी नहीं देखा। क्या बैटिंग की है बाबर आजम ने, मोहम्मद रिजवान ने आउट क्लास कर दिया जनूबी अफ्रीका को। इतना बड़ा हदफ जो देखने के बाद हमें ऐसा लग रहा था कि कहीं फ़खर जमान को ओपन ना करानी पड़ जाए जो टीम में खेल रहे थे, लेकिन बाबर ऐसा खेले कि शायद इस तरह मैंने बाबर को भी खेलते हुए नहीं देखा। पिछला मैच हमें याद है, बाबर रन बॉल 50 करने में कामयाब हुए थे, लेकिन इस बार उन्होंने उतनी ही गेंदों पे सेंचुरी स्कोर कर दी। यानी इतना बड़ा फ़र्क। वो जो एक टाइटल लगा था, आपको याद होगा पिछले शो में हमने लगाया था कि संजू सैमसन बाबर ने कमाल कर दिया। बहुत खुशी हुई है देखने के बाद कि जिस तरीके के बाबर खेले। बाबर के 119 रन 122 रन 59 बॉल्स पर, स्ट्राइक रेट 205.78। बाबर 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 और आज़म आज़म आज़म, ज़बरदस्त किस्म की बैटिंग, भरपूर साथ दिया उनका। रिजवान ने 73 रन स्कोर किए 155 के स्ट्राइक रेट से। ओपनिंग पेयर बहुत ज़बरदस्त खेल गया। सेंचुरियन की कंडीशन ऐसी थी कि जनूबी अफ्रीका के बैट्समैनों ने भी कम नहीं मारा था, उनके ओपनर्स ने भी सेंचुरी स्टैंड दिया था और 203 रन स्कोर किए थे। क्या हुआ मैच में, पाकिस्तान का मोराल अब क्या होगा? हमारे साथ गुफ्तगू के लिए मौजूद है फॉर्मर टेस्ट क्रिकेटर, अपने वक्त के ज़बरदस्त बैट्समैन, कोच, मैनेजर, चेयरमैन सिलेक्शन कमेटी पाकिस्तान क्रिकेट टीम, कई सारी जिम्मेदारियां अंजाम दे चुके हैं और अब BTV में मेरे साथ होते हैं हारून रशीद साहब। अस्सलाम वालेकुम हारून भाई। वालेकुम अस्सलाम, अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। हारून भाई, हंगामा इसको वाकई कह सकते हैं कि ऐसा हंगामा अनएक्सपेक्टेड। हाँ, आपको याद होगा कि हम जब भी ये बात कर रहे थे, हमेशा प्लेयर को अपनी परफॉर्मेंस से जवाब देना पड़ता है। और बाबर के ऊपर जैसे कि पिछले मैच में जब वो रन बॉल किया उन्होंने 100 के स्ट्राइक रेट के साथ, तो सोशल मीडिया में और जितने भी अगर देखा जाए तो बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज हुआ, सब कुछ हुआ। लेकिन आप देखेंगे उसने किस तरह वापस आके ये प्रूव किया कि वो वाकई नंबर 1 बैट्समैन है। बहुत ही आउटस्टैंडिंग बैटिंग की। आई थिंक बहुत कम ऐसे बैटिंग देखने को मिलती है। और पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ी जीत, क्योंकि ये बड़ा इंपॉर्टेंट मैच था उनके जीतने के लिए। अगर हारने की सूरत में सीरीज़ ड्रॉ ही होनी थी, तो ये एक तो बड़ा अच्छा पाकिस्तान के लिए रहा। और ऑब्वियसली मैं एक और चीज़ से बहुत ज़्यादा मैं फील कर रहा हूँ कि क्यों पाकिस्तान की जो टीम मैनेजमेंट है, मैं उनके पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखूं तो वो क्यों चाहते हैं, परसिस्ट कर रहे हैं वो रिजवान और बाबर आजम पे। अगर आपको याद हो, कुछ अर्से पहले तक ना अपना फ़खर जमान टीम में थे, ना शर्जील टीम में थे, तो एक कॉम्बिनेशन की सूरत में इन्होंने इनको ओपन करा के देखा। और अगर आप देखिए मेजॉरिटी ऑफ द केसेस में इन्होंने परफॉर्म किया है। हमें अब सिर्फ यही है कि जो टीम मैनेजमेंट के जहन में शायद यही है कि वो इन्हीं को लेके चलेंगे वर्ल्ड कप तक। आई थिंक अब इनको जाना भी चाहिए, क्योंकि बीच में हम एज एन आउटसाइडर, हमारा मकसद खुदा ना खास्ता क्रिटिसाइज करने का मतलब ये नहीं है कि हम उनको रिडिक्यूल कर रहे हैं। हम ये चाह रहे हैं कि हम समझते हैं कि बेटर ऑप्शन शर्जील और फ़खर जमान नज़र आता है, जो जेन्युइन नज़र आता है। लेकिन अगर उनकी स्ट्रेटजी में या उनकी जो टीम जो थिंक टैंक है वो ये समझते हैं कि ये दोनों डिलीवर कर सकते हैं, तो व्हाई नॉट। आई विश कि यही कॉम्बिनेशन अगेंस्ट टॉप टीम्स भी यही परफॉर्मेंस दे। अभी तक तो हम जो बात कर रहे हैं, अगर आप देखेंगे पाकिस्तान की जो हालिया सीरीज़ हुई है थोड़ा वीकर साइड्स के साथ हुई है जी। अगर आप इसी को आप ले जाएं पीछे, न्यूजीलैंड की सीरीज़ का अगर आप देखें जो T20 की हुई थी, उसमें क्या रिजल्ट आए थे, और उसके बाद आपने ये जिम्बाब्वे खेला, साउथ अफ्रीका यहाँ भी आई, श्रीलंका के खिलाफ भी शायद हुई होगी। तो मैं सिर्फ ये है कि आई विश कि ये यही चले, क्योंकि पाकिस्तान के पास अब जो प्रॉब्लम है वो मिडिल ऑर्डर बैटिंग में है। व्हाट हैपन्स अगर ये दोनों ऊपर से टॉप में देखें ना, हर वक्त तो ऐसा नहीं होगा कि इसी किस्म की बैटिंग हो। टॉप ऑर्डर में आपके पास 4 मुझे अभी सॉलिड नज़र आ रहे हैं कि हफीज़ तक 1 2 3 4 3 में आपने फ़खर जमान को रखा हुआ है, वो लगता है कि वो भी हिटे मारता ही है अगर वो 3 पे भी परफॉर्म करता है। बट 5 और 6 क्या वहाँ पर ये परसिस्ट करेंगे हैदर अली और आसिफ अली से? पहली मरतबा पाकिस्तान ने 11 ठीक बनाए थे, जो हम भी बात कर रहे थे कि 6 नंबर तक आपको बैटिंग होनी चाहिए। बॉलिंग इतनी ज़्यादा आप खिला रहे थे, आपने 5 बॉलर्स खिलाए और कंडीशन का फ़र्क था। डेफिनेटली बाउंस इतना ज़्यादा प्रोनाउंस नहीं था सेंचुरियन में। मोर और लेस इसी किस्म की पिचेस आपको T20 के मैचेस में मिलती हैं। मैं जब ये मैच देख रहा था तो जब पाकिस्तान के एक्सपीरियंस बॉलिंग को जिस तरीके से वो बैटिंग कर रहे थे साउथ अफ्रीकन्स, तो जब मैंने दूसरी तरफ देखा कि जितने मर्जी रन हो जाएं, मैं फील कर रहा था कि पाकिस्तान की बैटिंग भी ये रन कर लेगी, क्योंकि सामने उनके जो बॉलर्स हैं वो इतने
इनएक्सपीरियंस्ड है, एक्सपीरियंस इतना ज़्यादा उनका है। मेरा सवाल ये है कि ठीक है बहुत ज़बरदस्त खेले, इनएक्सपीरियंस नहीं थे, हमारे बड़े एक्सपीरियंस बॉलर थे, वो तमाम चीज़ें अपनी जगह पे। पिछले मैच में शर्जील इन हुए थे जी। और बहुत सारे लोगों को तहफ़्फ़ुज़ात थे, हफीज़ खुल के बात कर चुके हैं, इवन कि आमिर जब टीम में आए थे उन्होंने बहुत खुल के बात की थी कि मैं नहीं, यानी अज़हर अली और हफीज़ ने तो कह दिया था कि वो टीम में नहीं खेलेंगे। आमिर भी जब आ रहे थे उस वक्त भी ये जी इशू हुआ। आमिर के इशू पे, आमिर वाले ही मामले को मैं बता रहा हूँ कि ये दोनों एक जगह हो गए थे। फिर हफीज़ ने ये स्टेटमेंट दिया कि मैं अपने मौक़िफ़ पे कायम हूँ कि इन खिलाड़ियों को टीम में नहीं होना चाहिए। खैर हम इस टॉपिक पे तो नहीं जा रहे, बहुत लंबा टॉपिक हो जाएगा कि होना चाहिए नहीं होना चाहिए, लेकिन एक आ गया टीम में, हम एक रिवायत बना चुके हैं आमिर की सूरत में, अगर आ गया है तो क्या आपको ऐसा लगा पिछले मैच में हम 100% देते हुए दिखाई दिए? कैसी भी पिच थी, कहने का मकसद है चले इतनी अच्छी पिच नहीं थी, सेंचुरियन का ग्राउंड नहीं था, जोहान्सबर्ग का ग्राउंड था, लेकिन वो जो एफर्ट एक दरकार होते हैं, जिस तरीके से रिजवान शॉट मार के आउट हुए, तो क्या ये ज़्यादा बेहतर होगा कि शर्जील को बाहर ही रखें? तो इवेंट करीब है, टीम मैनेजमेंट, प्लेयर्स सब एक पेज पर है, एक शर्जील की वजह से अगर एक पेज पर नहीं होते हैं, जो हमने देखा, आपको ऐसा लगा? देखिए मैं एक उसको इस तरीके से भी लेता हूँ, क्योंकि ये तो ज़रूर है कि अगर आप किसी को एक मौका देते हो तो एक मौके के बाद तो आप उसको नहीं ड्रॉप करते। नॉर्मली आपके जहन में यही होता है कि जी अगर आपने किसी एक ओपनर को मौका दिया है या मिडिल ऑर्डर को मौका दिया है तो आप उसको 2 से 3 मैच खिलाते हैं, उसके बाद आप फैसला करते हैं। अगर आप उस्मान कादिर को भी अगर आप देखें तो 2 मैचेस खिलाने के बाद उन्होंने उसको ड्रॉप किया। अगर आप इसी को अगर मैं मिलाता हूँ हैदर अली की परफॉर्मेंस और शर्जील की परफॉर्मेंस से, शर्जील एक मैच खेले फेल हुए, आपने उनको ड्रॉप कर दिया। हैदर अली मुसलसल आप खेल रहे हैं, वो परफॉर्म नहीं कर रहे। सो मैं आप जिस एंगल से आप बात कर रहे हैं मैं उसको उस अंदाज में तो मैं नहीं समझता कि ऐसे होना चाहिए, क्योंकि जब आप पाकिस्तान के लिए खेल रहे होते हैं तो फिर आपकी ये लाइक्स एंड डिसलाइक्स ख़त्म होती है। जब आपने ये फैसला कर लिया, जब आपने ये फैसला कर लिया कि शर्जील टीम का पार्ट है, तो आई थिंक 2 स्कूल ऑफ थॉट हैं जैसे आप बात कर रहे थे। एक स्कूल ऑफ थॉट ये कहता है कि जो टेंटेड प्लेयर्स हैं उनको टीम में होना ही नहीं चाहिए, जिसमें आपके साथ प्लेइंग 11 में भी और जो 16 के स्क्वाड में भी 1-2 प्लेयर्स ऐसे मौजूद होते हैं। देन आउटसाइड क्रिकेट टीम या आउटसाइड पीसीबी भी कुछ लोगों का ये ख्याल है कि ऐसे प्लेयर्स को मौका नहीं मिलना चाहिए। कुछ कहते हैं कि जी वो अपनी सज़ा भुगत चुके हैं इसलिए उनको मौका मिलना चाहिए। आपने टीम के बॉलिंग कोच को रखा हुआ है, उनके ऊपर भी तो बैन लगा था, उन पर भी तो पाबंदी लगी थी वकार यूनुस साहब पे, जस्टिस मलिक मोहम्मद कय्यूम रिपोर्ट में। लेकिन आई थिंक उस रिपोर्ट में ऐसा मैंने पूरी डिटेल में रिपोर्ट पढ़ी हुई है, कोई ऐसा नहीं था। इन्होंने ये ज़रूर कहा था कि आप उनको ओहदे ना दें, बैन वगैरह का तो कहीं ऐसा जिक्र नहीं था। तो मैं ये फील करता हूँ कि अब जो भी कॉम्बिनेशन बना हुआ है, देखें इनको शर्जील की ज़रूरत तो पड़ेगी। आई थिंक एज एन ओपनिंग बैट्समैन स्क्वाड में तो मुझे लगता रहेगा, क्योंकि मुझे एक और भी चीज़ नज़र आई कि शर्जील जो पिछले मैच में खेले तो अगर आपको याद होगा कैच वो जज नहीं कर सके थे फील्डिंग में, वो उनको पता नहीं लगा, या मे बी वो लाइट्स में बाज़ दफ़ा जब बॉल आ जाती है आपको उसकी फ्लाइट का पता नहीं लगता। भी अलग होता है कि मेरी फील्डिंग को भी देखा जा रहा है, मेरी बैटिंग को भी देखा जा रहा है, मेरी अपनी परफॉर्मेंस को भी चेक किया जा रहा है। लेकिन एक चांस, बात सारी ये हो रही है कि ये कितनी बड़ी नाइंसाफी थी कि किसी के लिए एक चांस है, किसी के लिए चांस ही चांस है। हाँ देखिए यही वो चीज़ है। और दूसरा फिर मैं कहता हूँ कि देखें आप थोड़ा सा टीम मैनेजमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी अगर आप सोचें तो ये मैच बड़ा इंपॉर्टेंट था। अगर आप देखें जो 3rd मैच था वो इसलिए इम्पोर्टेंट था कि इसकी बेस के ऊपर पाकिस्तान की टीम की जीत बनती थी सीरीज़ के सिलसिले में। अगर पाकिस्तान ये टीम मैच हार जाती 3rd तो ये मैच ज़्यादा से ज़्यादा सीरीज़ बराबर होती, पाकिस्तान जीत ना सकता, एक मैच बाकी था। तो मे भी उन्होंने ये सोचते हुए कहा कि अभी हमारे पास जो आगे जिम्बाब्वे के जो 2-3 मैचेस हैं, मे भी आई थिंक, लेकिन जिस किस्म का कॉम्बिनेशन बना हुआ है ओपनिंग का, अब तो आप उसको क्या चेंज करेंगे? देखिए ना रिजवान और बाबर। अभी मैं फिर आपसे बात यही कह रहा हूँ, देखें ये कॉम्बिनेशन बना हुआ है, अभी आपका मैच एक साउथ अफ्रीका से बाकी है, 3 जिम्बाब्वे से बाकी हैं, वो भी अपोनेंट को इतने तगड़े दिखाई नहीं दे रहे। हो सकता है कि ये यहाँ पर भी परफॉर्म कर ले, लेकिन खुदा ना खास्ता इनकी परफॉर्मेंस का लेवल, हमने एक दिन अच्छे, वो कहते हैं वो एक दिन अच्छे तो फिर चंगे और फिर वो जो कहते हैं, तो अगर नेक्स्ट मैच उसके बाद 3 मैच और बाकी हैं, तो अगर खुदा न खास्ता ये हमने देखा है अपने क्रिकेट के अंदर अप डाउन हमने जिस तरीके के देखे हैं, बहुत ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंट हो गए, अगर ये परफॉर्म नहीं कर पाते, एक चीज़। नंबर 2, अगर ये यहाँ परफॉर्म कर लेते हैं, ये PSL में के मैचेस के अंदर जो है वो इतने फॉर्म में दिखाई नहीं देते हैं, और शर्जील 2 सेंचुरियाँ कर देते हैं, फ़खर जमान 3 सेंचुरियाँ कर देते हैं, फिर पाकिस्तान की क्रिकेट में स्टेबिलिटी नहीं है। हम कोई दावा नहीं कर सकते हैं कि यही दोनों ओपनर होंगे आज भी। बिल्कुल। अब देखिए हमारा जो भी हमारा पॉइंट ऑफ डिस्कशन है, आप यही देखेंगे, हम यही कह रहे हैं
कि पाकिस्तान इस वक्त बहुत अच्छा इन दोनों ओपनर्स के साथ जा रहा है। द मोमेंट पाकिस्तान अगर ऐसी सिचुएशन में पहुंचते हैं जहां पर वर्ल्ड कप आ जाता है और वहाँ टॉप टीम्स के खिलाफ के मुकाबले होते हैं और वहाँ पर अगर ये फेलियर हो जाए तो देन, और अगर देखें ऐसा तो नहीं है, दुनिया भर में ओपनर्स फेल भी होते हैं, फिर बाकी जो बैट्समैन होते हैं वो उसको कॉम्पनसेट भी करते हैं, क्योंकि ये टीम गेम है, किसी एक के ऊपर आप डिपेंड नहीं करते। लेकिन यस, ओपनिंग स्टैंड बहुत ज़रूरी होता है T20 में। तो फिर पाकिस्तान क्या उसके लिए तैयार होगा, क्योंकि वहाँ जब ड्यूरिंग द टूर्नामेंट आपको जब चेंजेस करनी पड़ जाती है ना, देन आपकी टीम सेटल नहीं होती। इस वक्त तो देखें, कल तो ज़रूरत ही नहीं पड़ी किसी की, ये दोनों बैट्समैन ने रन्स कर लिए। अगर आप देखें तो ऐसा लग रहा था कि सारी चीज़ें पाकिस्तान के लिए ही बनी हुई, कैच भी बीच में गिर रहे थे, बीच में गिर रहे थे, लग रहा था छक्का हो रहा था, फील्डिंग हो रही थी उनसे मिसफील्डिंग हाथों की। सो वो चीज़ें होती हैं, जब आपका दिन हो तो हर चीज़ आपकी फेवर में जा रही होती है। पिच बहुत अच्छी थी, इसमें तो कोई शक नहीं है, बैटिंग के लिए साजगार, और इसमें जिस तरह की मर्जी से आप खेलें। लेकिन बाबर और जिस तरह रिजवान खेले हैं, आई थिंक आउटस्टैंडिंग इनिंग्स थी दोनों की, और ये तो क्रेडिट उनको देना चाहिए कि उन्होंने अगेंस्ट ऑल ऑड्स, क्योंकि प्रेशर था, क्योंकि जिस तरीके से दोनों सेलिब्रेशन किए हैं 100 करने के बाद, जिस तरह बाबर चार्ज क्रिटिक्स को बता रहा था कि आप लोग मुझे क्रिटिसाइज कर रहे हो और देखो मैंने आके आपको बता दी कि मैं 200 के स्ट्राइक रेट से भी खेल सकता हूं। क्रिटिसाइज गलत तो नहीं कर रहे थे, अगर 50 गेंदों पे आप 50 कर रहे थे उस कंडीशन में, तो मेरा ख्याल है वो तनकीद गलत नहीं थी। लेकिन तनकीद बराए तनकीद करने के लिए ना हम यहाँ हंगामा करने के लिए बैठे हुए, हमारे प्रोग्राम का नाम हंगामा ज़रूर है, लेकिन तनकीद बराए इस्लाह है। हारून भाई और मेरी राय हम दोनों की ये थी कि शर्जील खान और फ़खर जमान जेन्युइन ओपनर्स हैं आपके, अगर और जिस तरीके की वो ब्रिस्क हिटिंग करते हैं तो फिर वही होने चाहिए। हमारी क्रिकेट के हवाले से मुख्तलिफ सवालात चलते रहते हैं, ठीक है, कल का मैच बहुत ज़बरदस्त खेल गए, मैं बाबर की बात कर लेता हूँ, रिजवान की बात कर लेता हूँ, आउटस्टैंडिंग बैटिंग की। लेकिन यही बाबर आजम, यही रिजवान इससे पिछले मैच में क्या करके गए थे वो भी हम सब ने देखा था। तो एक दिन क्या होते हैं, दूसरे दिन क्या होते हैं, इसको कैसे कवर करें। इसके साथ साथ मिडिल ऑर्डर बैटिंग के हवाले से कहीं ना कहीं सवालात संजीदगी से मौजूद हैं। बात करेंगे हारून भाई से ब्रेक के बाद। क्रिकेट हंगामा में एक मरतबा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। पाकिस्तान की यादगार और शानदार विक्ट्री, 9 विकेट से मैच जीते, जिस वक्त हम 204 रन का टारगेट चेस कर रहे थे और 2 ओवर बचा के चले गए। ये तो मैंने अपनी क्रिकेट को इस तरीके से कभी भी नहीं देखा। साउथ अफ्रीका के ख़िलाफ़ साउथ अफ्रीका की कंडीशन में हमने ये कारनामा अंजाम दिया। ठीक है, साउथ अफ्रीका के कई सारे मेन प्लेयर्स मौजूद नहीं हैं, लेकिन वो अपनी कंडीशन को जानते हैं। इतने मार्जिन से पाकिस्तान टीम ने फतह हासिल की। इसका मकसद है कि जो क्रिटिसाइज़ हुआ था पाकिस्तान के दोनों ओपनिंग बैट्समैनों पे या पाकिस्तान टीम की मैनेजमेंट पे, उसका अच्छा असर लिया। लेकिन वो असर कब तक रहेगा हारून भाई, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। हमारी जो तसलसल नहीं है, कंसिस्टेंसी बिल्कुल कहीं से भी दिखाई नहीं देती है। इसके लिए क्या करें, और फिर उसके बाद फिर हम दिफा कर रहे होते हैं गलत अंदाज से। ये भी हमने देखा है इस मैच पे, हम सब अप्रिशिएट कर रहे हैं वर्ल्ड क्लास बैटिंग, वर्ल्ड क्लास परफॉर्मेंस, वर्ल्ड क्लास फतह, सब अपनी जगह पर। कल क्या होगा देखिए, मसला ही सारा ये है, पाकिस्तान का जो हमारा उठा के जब से आप ले लें, पाकिस्तान का हमेशा से यही है कि उतार चढ़ाव बहुत ज़्यादा है। नॉर्मली टीमों के ग्राफ्स यूँ चलते हैं कि आप कभी हारते हैं, कभी जीत के, लेकिन हमारा तो यहाँ से जाके फिर हम यूँ नोज डाउन गिरते हैं। ये एक बड़ा इशू है जिसको करेक्ट करना चाहिए, और आई होप कि कल के मैच में ये चीज़ बेहतर हो और इसी अंदाज से जिस तरह कन्विंसिंगली ये मैच जीता है। अब अगर आप पिछले 1-2 महीने की परफॉर्मेंसेस अगर पाकिस्तान की देखें तो कल वाला मैच जो पाकिस्तान जीता है, पहला कन्विंसिंग मैच जीता है पाकिस्तान। इससे पहले आप देखें, लास्ट ओवर में आके लास्ट बॉल में आपको नहीं पता था कब जीतना है कब नहीं जीतना है, मुश्किल में पड़ जाते थे। लेकिन कल जिस तरीके से जीते हैं, और इसको कंटिन्यू करना है, लाना ही यही चाहिए कि आपने अब कल जो कामयाबी हासिल की उसको आप भूल जाएं। वो तो रिकॉर्ड बुक्स का हिस्सा हो गई ना। पाकिस्तान ने रिकॉर्ड भी क्रिएट किया, हाईएस्ट रन चेज भी किया, लेकिन अब आपको अगले मैच में इससे बेहतर परफॉर्मेंस करनी होगी। वही जगह है, सेंचुरियन पे ही मैच होगा और उतनी आइडियल कंडीशन होंगी जैसे कि आपने कल के मैच में देखी थी। और छोटा ग्राउंड है, और छोटे ग्राउंड में आपको पता है कि अगर पाकिस्तान फिर बीच में अगर बॉलिंग अच्छी ना करता तो यही टीम 220-225 रन कर जाती। लेकिन कल बीच में, क्योंकि पाकिस्तान का और जो साउथ अफ्रीका का फ़र्क सिर्फ ये रहा कि पाकिस्तानी बॉलर्स ने विकेट्स लिए और डेप्थ ओवर्स में बॉलिंग भी की, और बॉलिंग भी की और विकेट्स नहीं। देखिए, जब सेट बैट्समैन आउट होते हैं तो नए आने वाले को थोड़ा सा वक्त लगता है, और यही वो चीज़ हुई जिसकी वजह से वो 203 रन पे फिनिश किया।
चाहिए। वेयर एज पाकिस्तान का जो फ्लो चल रहा था उसमें उनकी साउथ अफ्रीकन की फील्डिंग ख़राब हुई, कैच एक आध उन्होंने ड्रॉप किया और कई कैचेस जो ऐसी जगह पे गिरे जहाँ पर फील्डर नहीं पहुँच सके। सो आई थिंक कल के मैच में हमें एक्सपेक्ट करना चाहिए कि पाकिस्तान की टीम इसी तरीके से बेहतर परफॉर्मेंस करे। और इसके साथ साथ अगर हम आगे चल के आप जैसे अगर अभी बात करेंगे मिडिल ऑर्डर पे तो उसके ऊपर भी थोड़ी सी बात कर लेंगे। मिडिल ऑर्डर पे तो बात करेंगे, लेकिन बाबर आजम ने कल अपने इंटरव्यू में एक बात कही कि मुझे यूसुफ ने बहुत कुछ बताया, मोहम्मद यूसुफ ने मुझे, इंजमामुल हक ने बहुत कुछ बताया, सीखने का मौका मिला। वहीं उन्होंने दो ऐसे टॉप क्लास बैट्समैनों की भी बात की। उन्होंने विराट कोहली के बारे में कहा कि मुझे विराट कोहली ने ये मशवरा दिया था कि जब भी नेट में बैटिंग करो तुम ये फील अपने अंदर ले आओ तुम मैच खेल रहे हो। और दूसरी केन विलियमसन ने मुझे लेट खेलना सिखाया कि मैं जितने उसे कल हमने देखे थे शानदार वो लेट कट जो खेले वो कमाल के खेले। तो ये ज़रा इस पर तबसरा करें कि कोहली का जहन में लाके कि प्रैक्टिस भी करो तो मैच समझ के करो, विकेट नहीं देनी है। देखिए ये बहुत बड़ा प्लस होता है कि क्योंकि देखिए एक चीज़ तो अपने जहन में अपने नाजरीन के लिए और ख़ास तौर पर जो क्रिकेट खेलने वाले हैं उनको ये मैं बता दूं कि आप प्रैक्टिस करते हैं मैच में खेलने के लिए। अभी लोग कहते हैं ना कि प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट, ऐसा नहीं है। परफेक्ट प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट। यू नो आपको परफेक्ट प्रैक्टिस क्या है कि आप जब प्रैक्टिस कर रहे हो तो आप ये फील करें कि आप मैच के माहौल में खेल रहे हैं। आप अगर फास्ट बॉलर को खेल रहे हैं तो आपके जहन में ये होना चाहिए कि इसने कौन कौन से फील्डर कहाँ कहाँ लिए हुए होंगे। और जब आप प्रैक्टिस में खेल रहे होते हैं तो आपको ये पता होगा ये शॉट मैंने मारा है ये क्या फील्डर के पास तो नहीं चला गया, या ये अगर हवा में गया तो कि फील्डर के हाथ में तो नहीं गया, गैप तलाश हुआ या नहीं हुआ। जो कोहली ने बात की वो बहुत ही वैलिड और इम्पॉर्टेंट बात है, क्योंकि जब आप प्रैक्टिस करते हैं ना, आप नोट करें कि मैं आपको एक सी मिसाल ये दे सकता हूँ कि बैटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से आप ऊंचे शॉट मारते रहते हैं। आपने कहा कि हम छक्के ही मारने हैं, लेकिन आप हर बॉल पे तो छक्का नहीं मार सकते ना। तो जब आप बॉलर आपके साथ आके बॉलिंग कर रहा है तो आप देखेंगे क्या मैं इसको छक्का मार सकता हूँ, और जब आप मारने जाएं तो फिर वो बाउंड्री लाइन के बाहर ही गिरे, ऐसा ना हो कि बीच में गिर रही हो। तो आप सही बात है। दूसरे इसी तरह बॉलर्स, बहुत दफ़ा ऐसा हुआ जब मैं कोचिंग किया करता था तो मैं बहुत ख़ास तौर पे खड़ा होता था कि मैं देखूँगा फास्ट बॉलर्स जो हैं वो नो बॉल ना करें प्रैक्टिस में। तो मैं जब देखूँ कि वो आगे आगे 18-18 कदम से बॉल कर रहे हैं तो मैं उनको कहते था आप लोग ये नो बॉल कर रहे हो, यहाँ तो उसको कंट्रोल करो नो बॉल को। कहते नहीं हारून भाई यहाँ कुछ नहीं होता, मैच में नहीं करेंगे। भाई आपकी जब आदत वहाँ डेवलप हो जाएगी 18 बॉल कदम से करने की, वो बाद में जाके आपकी मैच में नो बॉल्स होती थी वही करेंगे। सो ये वो चीज़ें हैं जो ये कहते हैं ना परफेक्ट प्रैक्टिस, कि आपने प्रैक्टिस को इस तरीके से करना है कि आप मैच में खेल रहे हैं। सो ये वो चीज़ है। दूसरा व्हाई नॉट, कोहली की बात को इस तरीके से भी लिया जा सकता है। फिर विराट कोहली को रिप्लेस किया वो बहुत बड़ी बाबर बात है। आजम ने 4 साल से वो नंबर 1 बैट्समैन थे और बहुत बड़े बैट्समैन हैं, जाइंट कहते हैं हम मौजूदा क्रिकेट के विराट कोहली को, इसमें कोई शुबा नहीं है। उनको रिप्लेस करना इतना आसान काम नहीं है। लेकिन जो बात है हर भाई बैटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं देखता हूँ तो फिर जो हम प्रैक्टिस सेशन के अंदर जाते हैं, मैं एक ट्राई करता हूँ ज़रा हट के इस तरफ मारूंगा इस गेंद को, लेकिन वो ट्राई मैं प्रैक्टिस के अंदर अगर करने की आदत बनाऊंगा, लेकिन अगर मैं कहूँगा कि मैं खेलूँगा ही मेरिट पे, मुझे जहाँ की गेंद मिलेगी मैं वहीं पर ही मारूंगा। वो जो कहीं ना कहीं प्रैक्टिस में ठीक है हम अपने शॉट्स को डेवलप करते हैं, कुछ चीज़ों को जो हमें खामियाँ होती हैं उनको बेहतर करने की कोशिश, मैं ऑन अच्छा नहीं है मैं उसको बेहतर करने की कोशिश करता हूँ, ये सारी चीज़ें होती हैं। लेकिन मेरिट नहीं नसीम, ये जो तुमने बड़ी अच्छी आपने ये बात की, इसमें मैं आपको बताऊं कि क्यों है। देखिए होता ये कि जब हम नेट में जाते हैं ना तो नेट में हमने अगर 20 मिनट बारी लेनी है या 25 मिनट बारी लेनी है, बैटिंग करनी है, तो हम उसको सेगमेंट करते हैं। यू नो अगर एज ए बैट्समैन मैं खेल रहा हूँ, कोचिंग में भी हम यही उनको बताते हैं कि आपने फर्स्ट 10 मिनट्स आपने अकॉर्डिंग टू दी बॉल खेलने की, कहाँ मार रहे हैं कहाँ नहीं। उसके बाद आपने कोशिश करनी है कि मैं चौके या छक्के किस तरह मार सकता हूँ। फिर जो लास्ट 5 से जो हम 10 मिनट का या 8 मिनट का जो सेशन है उसमें ये कहा जाता है कि आपने इम्प्रोवाइजेशन करनी है। ठीक है। और इम्प्रोवाइजेशन करने का मतलब ये है कि आपको ये पता होना चाहिए कि आप किस बॉलर को खेल रहे हो और उसकी फील्ड क्या होगी। बिल्कुल ठीक है। अगर ऑफ स्पिनर कर रहा है तो उसकी फील्डर्स कहाँ होंगे, अगर लेफ्ट आर्म लेग स्पिनर कर रहा है तो उसके फील्डर कहाँ होंगे, राइट आर्म लेग स्पिनर कर रहा है तो उसके फील्डर कहाँ होंगे। मैच सिनेरियो जी, मैच सिनेरियो अपने जहन में लेकर आ जाओ कि ये फील्डर्स होंगे और मैं ये इसको इम्प्रोवाइज करने जा रहा हूँ, यहाँ गैप है इसलिए मैं इसको यहाँ मार रहा हूँ। तो ये इस तरीके से आप उसको हिस्सों में बांटते हैं अपनी प्रैक्टिस को और इस तरह आप बैटिंग करते हैं। दूसरा आपने कहा देखें इंजमाम हो गए या यूसुफ हो गए या यूनस हो गए, कोहली और विलियमसन हो गए, देखिए आपस में जब आप एक्सचेंज करते हैं ना एक दूसरे के साथ तो बहुत ज़्यादा नए आइडियाज़ आपको मिलते हैं। बाबर अभी माशाल्लाह नंबर 1 इस वक्त बैट्समैन हो गया।
टेक्निकली मैं ये फील करता हूँ सबसे बेटर बैट्समैन मुझे नज़र आया बाबर अभी तक। इन तमाम मुझे डेफिनेटली बाबर की अगर आप देखें, आप मुझे बताएं कि कहाँ आपको एफर्ट्स लगते हैं कि बाबर छक्का भी मारता है तो आपको लगता है कि वो जोर लगा रहा है। हाँ, पूरा जेन्युइन ऐसे सॉफ्ट आता है, सॉफ्ट आता है। उसके टाइमिंग्स देखें आप, यूसुफ भी इसी तरह लेट खेला करते थे जैसे कल बाबर ने खेला। क्या उन्होंने खूबसूरत कट शॉट्स खेले और बड़ा लेट उन्होंने इवन इतने लेट गए वो कि कमाल। और इवन कि मैं आपको बताऊं कि एक बॉल जो ऑलमोस्ट आउट करने वाली बॉल थी, यॉर्कर जो थी उसको उन्होंने चौका खेल दिया। सो दिस इज वेयर के उनकी गेम सेंस, उनको बैटिंग की एबिलिटी उनकी बहुत ज़्यादा है, लेकिन अभी इसको मेंटेन करना है। और इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि जिस तरह का बाबर का फोकस है अपनी बैटिंग पे, वो इसको मेंटेन करेंगे। तो मैं आपको बता रहा हूँ कि ये जब आप एक्सचेंज करते हैं ना वर्ड्स दूसरे, तो आप गेन करते हैं इससे। इमरान ने अगर डेनिस लेली के साथ बॉल के ऊपर बात की, अगर फास्ट बॉलिंग के ऊपर, तो बहुत कुछ गेन किया उसने। माइकल होल्डिंग से अगर उसने बात की तो बहुत कुछ गेन किया। फिर वो आप अपनी बैटिंग में या अपनी बॉलिंग में आप उसको अपनाने की कोशिश करते हो, उनकी उन सारी चीज़ों को। और भाई बहुत सारे क्रिकेटर्स आज भी इंडिया के क्रिकेटर्स को बात करते हैं। वसीम अकरम ने हमें स्विंग के बारे में बताया था, उसके बाद हमारी स्विंग बेहतर हो गई, फलां से हमने ये बात सीखी थी। इससे इंटरनेशनल क्रिकेट में भी हारमोनी बढ़ती है और आपस की मोहब्बतों में इजाफा होता है। वरना जिस तरह की राइवलरी इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया की है, वो तो एक दूसरे को बताए ही नहीं, या पाकिस्तान और इंडिया की है, हम तो बात ही ना करें। राइवलरी जिस तरीके की डेवलप हो जाती है, तो ये हारमोनी क्रिकेट कम्युनिटी को, क्रिकेट फैमिली को डेवलप रखने में कैसा रोल प्ले करती है? नहीं, बहुत बहुत अच्छा प्ले करती है। मैं आपको थोड़ा पीछे अगर ले जाऊँ ना, तो अभी तो क्योंकि क्रिकेट इतनी ज़्यादा तेज़ हो गई हुई है, लेकिन पहले जब हम खेला करते थे तो ये इंश्योर किया जाता था कि मैच के बाद आधे घंटे का सेशन जो है ना, वो उन्होंने वहाँ टेंट्स वगैरह लगा दिए हुए होते थे, दोनों टीमें, और वहाँ ऑफिशियल्स वगैरह जाके वहाँ एक्सचेंज करते थे अपनी गुफ्तगू मैच के ऊपर, उसके ऊपर। तो बड़ा अच्छा एक दूसरे से आप उनकी प्लेइंग कंडीशन के बारे में पूछते थे, उनके सेटअप के बारे में पूछते थे, वो हमसे हमारे सेटअप्स के बारे में पूछते थे। तो ये चीज़ें बड़ी अच्छी थी। लेकिन अब क्योंकि क्रिकेट इतनी ज़्यादा हो गई है, तो ये चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता कम हो गई हैं। अब इस किस्म की पोस्ट मैच आपकी वो डिस्कशन मैचेस बहुत मिल जाते थे, पहले साइड मैचेस मिल जाते थे, 4-4 साइड मैच, 3-3 साइड मैच मिल जाते थे टेस्ट सीरीज से पहले। क्योंकि एक ज़माने में तो हनीफ मोहम्मद साहब पानी के जहाज़ में सफ़र करके भी जाते थे, वो भी क्रिकेट खेली है उन्होंने। देखिए, मैं आपको ये बता रहा हूँ, और देखिए इंटरनेशनल फ्रेटर्निटी जो क्रिकेट की है वो इस तरह की है कि वो एक दूसरे के राइवल सिर्फ ग्राउंड पे होते हैं। जब मैदान में होते हैं ना, तो वो आपकी राइवलरी है। मैं आपको अपना मिसाल दे सकता हूँ कि क्वींसलैंड में जब फर्स्ट टेस्ट मैच खेलने से पहले जो मैंने इनिंग खेली, तो मैंने उसमें सेंचुरी बनाई थी। वहाँ पर मेरे खिलाफ विविन रिचर्ड्स खेल रहे थे और ग्रेग चैपल खेल रहे थे। जब मैं विनिंग वापस खेल के जब वापस आया, तो बैठा माजिद खान आए मेरे पास, कहने लगे यार वो तुम्हें दोनों बुला रहे हैं, यानी विविन रिचर्ड्स और ग्रेग चैपल आपको बुला रहे हैं दूसरे ड्रेसिंग रूम में। और मैंने कहा इतने बड़े नाम, और वो मुझे, मतलब मैं पहला मैच खेल के और अभी, तो यकीन करें कि उन्होंने, जब मैं गया, माजिद खान मुझे खुद ले गए, और बैठ के विव ने और ग्रेग चैपल ने मुझसे पूरी मेरी हिस्ट्री पूछी कि तुम इतना अच्छा खेलते हो, हमने पहले कभी तुम्हें नहीं देखा, क्या तुम कहाँ खेल के आप ऊपर आए, क्लब क्रिकेट कैसे खेलते थे तुम, फर्स्ट क्लास क्रिकेट कैसे खेली, क्या नहीं किया। तो मैं आपको बता रहा हूँ कि वो लोग इतना एक दूसरे से, अब हमारे भी इसी तरह के प्लेयर्स जब दूसरे को अच्छा परफॉर्म करते हुए देखते हैं। जब मैंने पहले टेस्ट मैच में 57 स्कोर किया, तो आप यकीन करें डेनिस लेली मेरे ड्रेसिंग रूम में आके मुझे मुबारकबाद दे के गए। एक दिन पहले कॉलम में मेरे खिलाफ, मतलब वो कह रहे थे कि जो भी नया बंदा खेलेगा, चाहे वसीम हसन राजा हो या हारून रशीद हो, मैं उनको नहीं खेलने दूंगा। द मोमेंट मैंने परफॉर्म किया, उसके बाद वो आके उन्होंने उसको एक्नॉलेज किया कि यू प्लेड वेरी वेल। सो मतलब देखिए ना, जुबानी डराना तो करना पड़ता था ना, कि कहीं ना कहीं वो हनीफ मोहम्मद साहब की वालदा ने बोला था, कहने की कि कौन से वो फास्ट बॉलर थे, कहने कि मैं तुम्हारे दांत तोड़ दूंगी अगर मेरे बेटे को गेंद लगी तो। फिर और उन्हीं के घर पे खाने पे आए हुए थे। तो ये तमाम की तमाम चीज़ें होती हैं क्रिकेट में। लेकिन 3 दिन पहले मेरी सरफराज नवाज साहब, वन ऑफ द फाइनेस्ट फास्ट बॉलर पाकिस्तान एवर प्रोड्यूस्ड, अगर हम बात करते हैं, वो बता रहे थे हारून भाई के बारे में। हारून भाई डरते नहीं थे, और बहुत कहने के हुक और पुल मारने में जो है वो हारून भाई का कोई सानी नहीं था। हमें कुछ थोड़ी सी आईसाइट का कुछ हुआ था, जिसकी वजह से आपने थोड़ा सा क्रिकेट थोड़ा सा कम आपने की।
नहीं, ऐसा नहीं था। एक्चुअली मेरी बैक प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा हो गई थी। आई के मुझे एक बॉल लग गई थी आँख में, जब मैं शॉर्ट लेग पे फील्डिंग कर रहा था। अभी भी आप अगर देखें मेरी राइट आई में ना, मुझे यहाँ बॉल लग गई थी। ये सरफराज साहब ने बताई बात, देखें अभी आज ये पता चल रही है लोगों तो को। वो मुझे ये यहाँ पर अबाउट 10 स्टिचेस आए थे और मुझे बहुत ज़्यादा फिर प्रॉब्लम हुआ। बाद में फिर ये है कि मैंने इंग्लैंड में भी जाके इसका इलाज करवाया था। सो उसके बाद थोड़ा सा, इसीलिए मैंने आपने देखा होगा कि 83 के बाद मैंने क्रिकेट नहीं खेली थी, क्योंकि मुझे थोड़ा सा प्रॉब्लम होना शुरू हो गया था। क्योंकि मेरी आई का जो फोकल था वो थोड़ा सा फोकस वो हो गया था, दोनों आई एक साथ वो नहीं कर रही थी। लेकिन ये खैर ये पार्ट होता है आपकी क्रिकेट में, करियर का ये हिस्सा होता है कि क्योंकि क्रिकेट एक ऐसी चीज़ है कि आप बहादुर थे। जो उन्होंने कहा कि लगे हुक और पुल मारते हुए जब वो देखते थे आपको तो फिर खुशी होती थी। और उस जमाने में हेलमेट आ गया था। नहीं बगैर हेलमेट के गेंद को मारना, या ग्रीनेज, वेवन रिचर्ड्स, या टॉप क्लास क्रिकेटर हारून भाई, ये इतना आसान काम नहीं होता था। इसके लिए बड़ा दिल चाहिए होता था। आज तो पूरी तरीके से ढक गए, लेकिन हल्का सा गेंद लगने से अगर किसी को कोई प्रॉब्लम हो जाए तो फिर और कवर करती है इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। उस वक्त ये तमाम गियर्स नहीं थे, लेकिन जिन लोगों ने उस दौर में क्रिकेट को कंटिन्यू किया, खेला, आज अगर क्रिकेट जिस मकाम पे पहुंची है उनमें हारून रशीद साहब भी शामिल हैं कि जिन्होंने बहादुरी दिखाई थी और उस वक्त बैटिंग की थी। एक ब्रेक ले रहे हैं, वापस आते हैं। तो ब्रेक के बाद ज़रा वो मिडिल ऑर्डर बैटिंग तो रही गई थी हमारी, ज़रा चले गए थे विराट कोहली की जानिब, विलियमसन की जानिब, सरफराज नवाज साहब की जानिब। उस पर ज़रा बात करेंगे ब्रेक के बाद। क्रिकेट हंगामा में एक मरतबा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। ज़बरदस्त विक्ट्री पाकिस्तान की। अब कल पाकिस्तान टीम चौथा और आखिरी T20 मैच जनूबी अफ्रीका में खेलेगी। दैन जिम्बाब्वे जाना है, जहां पाकिस्तान ने 3 T20 मैचेस और 2 टेस्ट मैचेस भी खेलने हैं वहां पर। तो पाकिस्तान के पास बिफोर वर्ल्ड T20 जो अक्टूबर नवंबर में इंडिया में खेला जाएगा, अब 4 मैच रह गए हैं इंटरनेशनल। देन पाकिस्तान सुपर लीग भी होना है। लेकिन हमारी मिडिल ऑर्डर बैटिंग के हवाले से कहीं ना कहीं सवालात दिखाई दे रहे हैं। हैदर अली उस तरह परफॉर्म नहीं कर रहे, आसिफ अली को आप फिर लेकर आए, दानिश अजीज़ को क्यों नहीं खिलाया? हारून भाई, दानिश अजीज़ को भी तो चेक कर सकते थे आप। देखिए, अब तो मसला ये है कि इनके पास रह गए सिर्फ 4 मैचेस। तो फिर आसिफ अली को तो कई मरतबा चेक कर चुके हैं। आसिफ अली को तो उन्होंने किया था। दानिश को मैं फील करता था कि इनको और पहले ही थोड़े से इसको चांसेस दे देने चाहिए थे। बहुत अरसे तक उसको टीम के साथ रखा, उसको मौका नहीं मिल सका अपने आप को मनवाने का। लेकिन अभी जो मुझे समझ में ये आ रहा है कि तो मुझे लग रहा है कि ये ओपनिंग तो ये इन दोनों से ही करवाएंगे, रिजवान और बाबर। नंबर 3 पे आपका फ़खर जमान मुझे नज़र आ रहा है कि 4 पे हफीज़, 5 और 6 ये 2 पोजीशंस के लिए आपके पास इस वक्त इन्होंने जो भी रखा हुआ फोकस वो हैदर अली और आसिफ पे रखा है, क्योंकि इनको कल खिलाया था। कल के मैच में कोई उनको मौका नहीं मिला। मुझे लगता है कि जवाब बनता नहीं है कि वो कि अनचेंज टीम के साथ जाना चाहिए, को भी हटाने का नहीं बनता था। लेकिन वो उन्होंने, मेरा ख्याल है कि वो 3rd मैच के प्रेशर की वजह से वो डिसीजन लिए। लेकिन जो जिम्बाब्वे के मैचेस हैं ना, वो आपके 3 मैचेस में अपना वो फोकस सामने रखना चाहिए कि आपकी वर्ल्ड कप में 11 क्या होगी। अगर तो ये दोनों ही जा रहे हैं तो आपने हैदर अली को, और अगर रखना है इसको आसिफ अली को, क्या 1 से 2 मैच अगर आसिफ की कल बैटिंग आती है या हैदर की कल बैटिंग आती है और अगर वो फेल हो जाते हैं, खुदा न खासा, हम तो विश करते हैं कि वो भी उसी तरीके से अच्छा करे, पाकिस्तान के लिए अच्छा करे और जीत में अपना कोई ना कोई रोल प्ले करे। फिर आपके पास वो 3 मैचेस में आपके पास जो बाहर बैठे हुए दानिश को मौका मिलना ज़रूरी है, क्योंकि आप होगा क्या कि वो बगैर खेले हुए आएंगे और वर्ल्ड कप का स्क्वाड होगा और वो टीम से बाहर हो जाएगा। ऐसा कई मरतबा ऐसा देखते होता रहा है। सो इसलिए आपको अगर समझते हैं कि जेन्युइनली चांस देना चाहिए तो आप उनको दें, ताकि आपको पता लग जाए। क्योंकि देखें, प्रेशर सिचुएशन में हमने डोमेस्टिक के उस पर तो देखा फॉर्मेट में कि उन्होंने हारे हुए मैच जिताए हैं। यानी दानिश ने अपनी पावर रेटिंग से अगर देखेंगे नीचे आकर उन्होंने बैटिंग की, उन्होंने कई मैचेस बड़े अच्छे जिताए, तो उनमें मुझे टेम्परामेंट नज़र आता है। जो एक इशू मुझे दानिश में नज़र आया वो उनके फील्डिंग की एबिलिटी मुझे इतनी अच्छी नहीं नज़र आई जितनी होनी चाहिए इंटरनेशनल लेवल। लेकिन वो मेहनत करके वो बन सकता है, कोई ऐसा इशू नहीं है। लेकिन पहले तो अपने आप को बैटिंग से बनवाना होगा उनको। हाँ भाई, स्पिन डिपार्टमेंट का बड़ा रोल होगा इंडिया में वर्ल्ड T20 में। हमने उस्मान कादिर को चेक करके देखा, इस कंडीशन में चेक करके देखा कि जहाँ पर इतना ज़्यादा गेंद स्पिन भी नहीं ले रहा था। इंडिया में सूरत हाल बिल्कुल मुख्तलिफ होगी। दैन जाहिद महमूद भी एक ऑप्शन हमारे पास मौजूद है। अभी जाहिद महमूद को पहुँच जाना चाहिए था जिम्बाब्वे, लेकिन वो इसलिए जल्दी नहीं पहुँच सके क्योंकि बुखार हो गया था उन्हें, तबीयत ख़राब हो गई थी कैंप के दौरान में,
तो जाहिद महमूद नहीं जा सके। अब वो मुझे तो कुछ और खबर मिली है कि वो अकेले सफ़र ही नहीं कर सकते। डरते हैं जी। अच्छा, ये वाली भी खबर आई है कि अच्छा दादू में रहते हैं तो क्या करें हम? नहीं मतलब उन्होंने कभी इंटरनेशनल ट्रैवल नहीं किया हुआ। सो आपको पता ना कहीं आपने उसको ये आपकी फ़्लाइट ब्रेक होगी, वहाँ से दूसरी जगह पे जाना, आपने कौन से टर्मिनल से कहाँ जाना, ये बहुत सारे इश्यूज हैं। तो ये सोच के बुखार चढ़ गया था उन्हें? आई एम नॉट श्योर, लेकिन ये है कि दिस आल्सो इज़ वन ऑफ द रीज़न के ही कुडंट गो। और भाई लेकिन जाहिद ने इतनी क्रिकेट तो खेली हुई है, कहीं ना कहीं ट्रैवल तो किया होगा। मेरा नहीं ख्याल है, मुझे मतलब ये मैं आपको बता रहा हूँ जो मैंने भी थोड़ा पढ़ के जो भी अखबारों में मैं देख रहा था उसके पॉइंट ऑफ व्यू से, लेकिन आई डोंट थिंक सो कि ये होना नहीं चाहिए। जाना तो चाहिए क्योंकि वहाँ हेल्प आउट कर देते हैं लोग, बहुत सारे लोग हैं रास्ते के अंदर आपको बता देते हैं कहाँ जाना है कहाँ नहीं जाना, फिर पाकिस्तान खेलने का मौका हो जी और आप ये कह दें कि मैं सफ़र नहीं कर सकता। अगर ये बात आप कर रहे हैं तो आपको जफर गौर वाला भी वो सिलसिला याद होगा, वो फ्लाइट ही मिस कर गए थे। वो फ्लाइट सोते रह गए। इमेजिन यार, मतलब मैं आपको बोलूँ कि पाकिस्तान के लिए खेलना एक ख्वाब, आपको एक मौका मिला और आपने फ्लाइट मिस कर दी। बट एनीवे हम बात कर रहे थे जाहिद महमूद, चले अगर वो पहुंच जाते हैं, अगर हिम्मत करके, अल्लाह करे कि वो हो सकता है पैदल ही चले जाएं, वो जिम्बाब्वे के मैं जहाज़ में नहीं जा सकता हूँ तो पैदल पहुंच गए, चले पहुंच गए वो। नहीं देखिए मेरे नज़दीक तो फ्रैंकली स्पीकिंग अभी तक जो सिलसिला है उसमें शादाब खान से बेहतर मुझे कोई ऑप्शन अभी नज़र नहीं आ रहा, क्योंकि शादाब खान की पॉइंट ऑफ व्यू से वो 3 in 1 है। ही इज़ अ गुड बॉलर, ही इज़ अ गुड बैट्समैन, ही इज़ अ गुड फील्डर, आउटस्टैंडिंग फील्डर। तो आप जब T20 के फॉर्मेट में जब आप जाते हैं तो आपको ये एस्पेक्ट आपको देखने होते हैं, क्योंकि जैसे आपने इंडिया की पिचेस का जिक्र किया, अगर हाल ही में आपको याद होगा कि जो इंग्लैंड की और इंडिया की सीरीज़ हुई है, पिचेस टेलर मेड होती हैं बैटिंग के लिए। T20 में कोई भी पिचेस को डॉक्टर नहीं करता कि वो स्पिन लो, उस परफेक्ट बैटिंग पिचेस होती हैं, तो इसलिए स्पिनर जो हैं वो कोई बहुत ज़्यादा अप्रिशिएबल टर्न वहाँ भी नहीं मिलेगी। आपको बस ऐसा होना चाहिए कि लाइन और लेंथ पे आपने बॉल करनी है और आपने रन्स को बचाना है और 1 आध विकेट या 2 विकेट्स हासिल करने हैं। सो इस पॉइंट ऑफ व्यू से तो मैं देख रहा हूँ शादाब को। जो मुझे इशू है वो है कि आपने इमाद वसीम को भी अभी इग्नोर किया हुआ। इमाद वसीम अनदर बॉलर जो कि बॉलिंग भी करते हैं, देन लेट ऑर्डर जाके वो बहुत आला हिटिंग भी करते हैं। नवाज को मैं अभी तक बैटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं इमाद से नहीं मिला रहा। सो जो आपका बेटर कॉम्बिनेशन मुझे बनता हुआ नज़र आ रहा है, अगर आपने आगे जाना है तो मैं तो फील करता हूँ कि इमाद और शादाब खान अगर वो फिट हो जाते हैं, इमाद की फिटनेस किसी मिडिल ऑर्डर बैटिंग की जरूरत नहीं है। मिडिल ऑर्डर बैटिंग में तो आपने हैदर को और इसको आसिफ को और इसको देखना है, दानिश को, और उसके बाद आपने PSL में भी इनको देखना है। फॉर इंस्टेंस अगर PSL में आपको कोई एक्सपीरियंस्ड लड़का प्लेयर लाइक शुएब मलिक, लाइक बॉलिंग में अगर मैं बात करूँ मोहम्मद आमिर, वहाब रियाज, और ये जिनको आपने रखा हुआ है, अगर ये वो परफॉर्म नहीं करते, सो यू हैव दी ऑप्शन। सिलेक्शन कमेटी के पास काफ़ी अच्छे ऑप्शंस हैं पाकिस्तान के लिए T20 का एक अच्छा स्क्वाड बनाने के, जो एक मजबूत स्क्वाड बन सकता है। हाँ बिल्कुल बन सकता है, लेकिन फिर उस सूरत में नवाज की जगह नहीं बनती। फ़हीम अशरफ तो टीम के अंदर होंगी, आपने जो खिलाने, तो अब लेकिन शादाब और अम्माद के आने के बाद एटलीस्ट ऐसे बॉडी लैंग्वेज वाले प्लेयर ज़रूर आ जाएंगे। बॉडी लैंग्वेज बहुत काउंट करेगी इंडिया में। देन ऑपोजिशन भी डरती है ना। देखिए मसला ये है कि जब भी आपको पता है कि पहले 2 ओवर आके इमाद वसीम करते थे, जी और उसी में 1 आध आउट कर दिया और उन्होंने रन्स भी कम देते थे वो। सो इंटरनेशनली भी जब आप देखें ना, इंटरनेशनल टीम जब आपको वे करती हैं आपकी टीम को, तो वो देखती है ना कौन कौन से ऑप्शन आपके पास हैं। सरफराज ने बहुत यूटिलाइज किया था एज ए कैप्टन, और फिर वो पीछे से खड़े होकर जिस तरीके से समझा रहे होते थे। सरफराज एज ए लीडर T20 हमने आज भी मिस किया है वैसे कहीं ना कहीं। हाँ तो आई थिंक, लेकिन अब मैं देख रहा हूँ कि बाबर आहिस्ता आहिस्ता तो गेन कर रहे हैं, कॉन्फिडेंस गेन कर रहे हैं। जो सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है बाबर का एज कैप्टन वो ये है कि ही इज़ परफॉर्मिंग हिमसेल्फ, यानी उनको कप्तानी का प्रेशर एज सच नहीं आया। कल सिंगल हैंडेडली मैच जिता के वो ले गए। सो आपको कप्तानी में कम से कम देखें, T20 में कप्तानी सिर्फ ये है कि आप कोशिश करें कि अगली टीम को रिस्ट्रिक्ट कर लें एक ऐसे स्कोर के ऊपर जो आप चेज कर लें। बस सिर्फ ये है, आप ये ना समझेंगे आप T20 की टीम को आउट कर देंगे, या फिर स्कोर इतना करें, या फिर स्कोर इतना करें उसको डिफेंड करें। और भाई कल किसका चांसेस लग रहे हैं वैसे? नहीं, मैंने तो आपको कल ही कह दिया था कि मैं तो पाकिस्तान के दोनों मैचेस में जीतते हुए देख रहा हूँ, और इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कल का मैच भी पाकिस्तान जीतेगी। सीरीज़ तो पाकिस्तान इंशाल्लाह जीतना चाहिए, इंशाल्लाह पाकिस्तान को जीतना चाहिए। थैंक यू वेरी मच हारून भाई, बहुत बहुत शुक्रिया क्रिकेट हंगामा में गुफ्तगू करने का।
क्रिकेट हंगामे में गुफ्तगू जारी रहेगी। पाकिस्तान ने तीसरे T20 मैच में ज़बरदस्त फतह हासिल की, इसमें कोई शुबा नहीं है। ज़बरदस्त बाबर आजम, ज़बरदस्त रिजवान, 197 रन्स का जो स्टैंड है वो मैच में फ़र्क साबित हुआ। 204 आप चेस कर रहे थे, हम 2 ओवर बचा के गए, 204 रन्स। पाकिस्तान की बैटिंग, मैं फिर कह रहा हूँ, आपको शायद यकीन नहीं आ रहा, लेकिन ये हकीकत है कि कल जो कुछ उन्होंने कर दिया, ये रोज़ रोज़ नहीं होता। लेकिन अगर आप 5 में से 2 मैचों में भी ऐसा करने में कामयाब हो जाएं तो ये बहुत बड़ी परफॉर्मेंस होगी। कंसिस्टेंसी की कमी दिखाई देती है। मैं ये नहीं कह रहा 5 में से 3 मैच हारून भाई, अगर 5 में से 2 मैच भी आप करने में कामयाब हो जाएं तो फिर ये बहुत बड़ी कामयाबी है, ये बहुत बड़ी फतह है। इसको आगे लेकर चलें। हम बात करते हैं, अगर अरुण भाई और मैं भी बात कर रहा था, मैं क्या पूरा पाकिस्तान बात कर रहा था कि शर्जील मौजूद हैं, फ़खर मौजूद हैं, लेकिन आपने उन तमाम क्रिकेटर्स को कम से कम इस मैच के अंदर गलत साबित किया। आप आगे कितना गलत साबित करते हैं, वो तमाम नकाद इस चीज़ को भी देख रहे होंगे। नसीम राजपूती अपनी पूरी प्रोडक्शन टीम के साथ हारून रशीद साहब के साथ चाहेगा इजाज़त। कल होगा चौथा T20 मैच, परसों फिर आपसे मुलाकात हो रही है। टिल देन, अल्लाह ने के बाद।